नमस्ते बालक और बालिकाएं, पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था। आज हम एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैविक खेती परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। परिचय। जैविक खेती सर्वप्रथम कृषि के जीवित संगठनों के बारे में बताती है। कृषि के जीवित संगठनों के बारे में बताती है, जैसे कि खेत, पशु, उद्यान, जड़ी बूटी, मित्र कीट और मनुष्य सभी मिलकर जैविक खेती का उद्देश्य पूरा करते हैं। जैविक खेती के 3 उद्देश्य होते हैं: आर्थिक समष्टि के लिए, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक व आर्थिक समानता का संयोजन। जैविक खेती की परिभाषा। जैविक खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्पादन प्रणाली है। जैविक खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? एक उत्पादन प्रणाली है। जैविक खेती जैव विविधता के चक्रों पर निर्भर करती है। अब ये ना फुल फॉर्म है थोड़ी बहुत, तो FAO इसकी फुल फॉर्म होती है खाद्य व कृषि संगठन, ये आ सकता है। इसके अनुसार कृषि को एक व्यापारिक उत्पादक पद्धति के अनुसार रखा गया, इसमें जैविक चक्रों को रखा गया। फिर है सेकंड NPOF राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। इसमें जैविक खेती को रासायनिक उर्वरकों के बिना उपयोग किए उत्पादन बढ़ाना बताया गया। इसमें क्या हुआ? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के बिना उपयोग करे, मतलब रासायनिक उर्वरक को बिना उपयोग करे उत्पादन बढ़ाने को बताया गया। फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर्वप्रथम शब्द का उपयोग लॉर्ड वर्टन ने किया था। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक व्यापारिक रूप से अपनाने वाली पद्धति है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक व्यापारिक रूप से अपनाने वाली पद्धति है। इसमें 1947 में मृदा व स्वास्थ्य फाउंडेशन को लेकर संगठन बनाए, जिनमें बताया कि जीवनाशी यदि फसलों में डालेंगे तो मृदा व मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जीवनाशी अगर मृदा में डालेंगे तो मानव और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि दूसरी सब्जियों से आंत में पीड़ा होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड। राष्ट्रीय परंपरा कृषि मिशन। राष्ट्रीय स्तर पर इसका अभियान चलाया गया तथा इसकी शुरुआत सबसे पहले 2015 और 16 में की गई। राष्ट्रीय परंपरा कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई? सबसे पहले 2015 और 16 में। जैविक खेती के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि विधि संघ गतिविधियों के अनुसार जैविक खेती के 4 सिद्धांत हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि विधि के कितने सिद्धांत हैं? खेती के 4। स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसके अनुसार पादप, जंतु, फसल, मानव के स्वास्थ्य का मृदा स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक सिद्धांत। इसके अनुसार पारिस्थितिक चक्रों को बनाए रखना भी जैविक खेती के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक चक्रों को भी बनाए रखना जैविक खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। निष्पक्षता का सिद्धांत। इसमें जैविक खेती व वातावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों के पारस्परिक संबंध को बताया जाता है। मतलब जैविक खेती और वातावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों के पारस्परिक संबंध को बताया जाता है। सेवा का सिद्धांत। जैविक खेती को ईमानदारी के साथ करना चाहिए ताकि बढ़ती जनसंख्या पर निदान हो सके। मतलब ईमानदारी के साथ करना चाहिए, बढ़ती जनसंख्या में उनका निदान हो सके। जैविक खेती के उद्देश्य। अब क्या है? जैविक खेती के उद्देश्य क्या होता है? जीवन धारण करने योग्य पोषक प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर जैविक संसाधन प्राप्त करना, रासायनिक खेती की जगह टिकाऊ खेती का विकास करना, टिकाऊ खेती को महत्व देना। जैविक खेती का महत्व। जैविक खेती के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, देखते हैं। जैविक खेती करने से मृदा में टिकाऊपन देखा जाता है। जैविक खेती करने से मृदा में टिकाऊपन देखा जाता है। पशुधन में भी बढ़ोतरी के लिए की जाती है जैविक खेती। जैविक खेती से खाद की बचत तथा पोषक आहार की पूर्ति होती है, जिसके कारण आमजन की लागत में कम बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक है। फिर वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी खेती को बढ़ोतरी दी जाती है। वातावरण, जैविक खेती का उपयोग करेंगे तो रासायनिक खाद का उपयोग नहीं, तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा। मानव स्वास्थ्य में भी यह लाभकारी होता है, क्योंकि जैविक खेती से मानव आहार में जहरीले पदार्थ से बचाया जा सकता है। मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए अगर रसायन का प्रयोग करेंगे तो वो मानव के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए ऐसा भी महत्व हो सकता है। जैविक खेती से पशुधन भी स्वस्थ बना रहता है तथा पशुओं में बीमारियां कम देखी जाती है। जैसे चारे वाली फसल है, उसमें पशु भी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ चारे का उपयोग करेंगे या खाएंगे उनको, तो इसलिए जैविक खेती करने पर भूमि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण पानी की लागत होती है। सिंचाई की कम आवश्यकता होगी तो पानी की लागत कम होगी। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार। जैविक खेती वर्तमान में 2 किसानों पर निर्भर है। जैविक खेती वर्तमान में कौन से किसानों पर निर्भर है? 2, टिकाऊ और बिकाऊ। जैविक खेती से पोषक तत्व की वृद्धि होती है। जैविक खेती से पोषक तत्व की वृद्धि होगी,
उत्पादन भी अच्छा होगा। जैविक खेती के उत्पाद का मूल्य अधिक होता है क्योंकि वह शुद्धता में आकी जाती है। जैविक खेती के उत्पाद का मूल्य ज़्यादा होता है क्योंकि वो शुद्ध होती है ना, उसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए जैविक खेती का रासायनिक खेती से 30% अधिक मूल्य होता है। जैविक खेती का रासायनिक खेती से कितने प्रतिशत मूल्य होता है? 30% अधिक। भारत में जैविक खेती की उपयोगिता। भारत में जैविक खेती कृषि के लिए भारत सरकार ने निम्न कारण बताए। हरित क्रांति में सूत्रधार फसलें गेहूं, धान की उच्च गुणवत्ता स्तर प्राप्ति के लिए रासायनिक पद्धति को अपनाया गया। इसी के साथ रासायनिक कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया तथा इसी के साथ प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। लेकिन इन सभी के साथ फसल उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन मूल्य कम हो गया। फसल उत्पादन में रसायन का उपयोग करा तो फसल उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई पर उनका मूल्य कम हो गया क्योंकि रासायनिक वाली थी तो कम लोग ने। गेहूँ, धान के लगातार उत्पादन से गेहूं में निम्न तत्वों की कमी आ गई। गेहूं के किस में तत्वों की कमी आ गई? सल्फर, लोहा, तांबा, फास्फोरस, मैग्नीज आदि। इसी के साथ पशुधन व प्रजनन में प्रभाव पड़ता है जिसके कारण पशुपालक को आर्थिक नुकसान होता है। इन सभी समस्याओं का निदान के लिए जैविक खेती होती है। इन सभी समस्याओं के लिए क्या होता है? जैविक खेती होती है। भारत में जैविक खेती का भविष्य। 1993 में पहली बार कृषि मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया गया कि जनसंख्या को बढ़ते हुए देखकर रासायनिक खेती को अधिक उपयोग में लाया जाए। क्या है? पहले कृषि मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया कि बढ़ती जनसंख्या है, जैविक खेती में क्या होता है? कम मतलब ज़्यादा नहीं होता ना उत्पादन है, इसलिए उत्पादन तो होता है पर ज़्यादा नहीं होता और मूल्य ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए रासायनिक खेती को अधिक उपयोग में लाया जाए। ताकि इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम शुरू किया अप्रैल 2000 में। ऐसा आ सकता है राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम शुरू कब हुआ? अप्रैल 2000 में हुआ। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा निम्न बातें रखी गई। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसमें निम्न बातें रखी गई। इन सभी को सरकार ने जैविक खेती के लिए लागू किया। इन सभी को क्या किया? सरकार ने जैविक खेती के लिए लागू किया। 1 जुलाई 2001 में 1 से कार्बनिक उत्पाद प्राप्त करने पर जोर दिया जिससे 4 संस्थाएं मिलकर एक एजेंसी का गठन किया। 1 जुलाई 2001 में कार्बनिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए जोर दिया जिसमें 4 संस्था मिलकर क्या हुई? एक एजेंसी का गठन किया। 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर गाजियाबाद में स्थापित किया। ठीक है, फिर है तथा 18 जनवरी 2016 में सिक्किम को प्रथम जैविक राज्य घोषित किया। तो ऐसा आ सकता है प्रथम जैविक कृषि राज्य कौन सा है? सिक्किम। और कब विकसित किया? 18 जनवरी 2016 में। वर्तमान में जैविक खेती 179 देशों में की जाती है जिनमें से 509 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान जैविक खेती कितने देशों में की जाती है? 179, जिनमें से 509 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। 24 लाख किसान जैविक खेती कर रहे हैं। कितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं? 24 लाख। भारत देश में निम्न कारणों से जैविक खेती का प्रचुरता मिली। संसाधन की उपलब्धता, देश में जलवायु, प्राकृतिक संपदा, समाधान, पशुधन, उपभोक्ता, बाजार। निम्न कारणों से देश को जैविक खेती की संभावना प्राप्त हुई। उर्वरता की कमी, भारत में छोटे किसान रसायनों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, यह सभी एक कारण था। मतलब छोटे किसान ज़्यादा उर्वरक नहीं खरीद पा रहे थे, रासायनिक उपयोग, इसलिए भी जैविक खेती को ज़्यादा प्रचुरता मिली। कार्बनिक अवशेषों की उपलब्धता, भारत में काफ़ी मात्रा में प्रतिवर्ष कार्बनिक अवशेष का उत्पादन होता है, जैसे गोबर 280 टन, फसल अवशेष 273 टन, कूड़ा करकट 63-51 टन। इनसे पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाता है। निर्यात की संभावना, भारत की जलवायु के कारण गुणसूत्र युक्त फसलें जैसे मसाला, औषधीय, सुगंधित फसलें, बासमती फसलें, सब्जियां आदि। जैविक खेती से प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे देश की संस्कृति बनी रहे। जैविक खेती से क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे देश की संस्कृति बनी रहे। प्रमाणीकृत संस्थाओं की उपलब्धता, जैविक खेती के कारण जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की मांग बढ़ती है। जीवाश्म खाद व उसकी उपयोगिता पढ़ेंगे, जीवाश्म खाद या उसकी उपयोगिता। जैविक खेती में जीवाश्म खाद का एक अलग ही महत्व रहा है और ये भूमि के लिए महान देन है। अगर भूमि में पोषक तत्व की कमी रहेगी तो उत्पादन भी कम रहेगा। भूमि में पोषक तत्व कम रहेंगे तो उत्पादन कम होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती माता के सपूत जो धरती की हर प्रकार की भूख प्यास की
चिंता करते हैं, धरती माता के धन के सच्चे अधिकारी वो होते हैं। ये महात्मा गांधी ने कहा था। एक लोकप्रिय कहावत है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक खाद पढ़ेंगे अब। पशु व पक्षी का मल मूत्र, पेड़ पौधे, घास व चारा का अवशेष, हुमस, ये क्या होता है? प्राकृतिक होता है। जीवाश्म, जीव प्लस अंश, अतः जीवाश्म खाद कहते हैं। जिसमें जीवों का अंश होता है, यह प्राकृतिक तथा कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण गोबर, कंपोस्ट, खली, वर्मी कंपोस्ट आदि। जीवाश्म खाद द्वारा मृदा के 3 अवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। जीवाश्म खाद के द्वारा कितनी अवस्था को सुधारा जा सकता है? 3 अवस्था, रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था और जैविक अवस्था। भौतिक अवस्था, मृदा की संरचना को सुधारा जा सकता है। भौतिक अवस्था में मृदा की संरचना मतलब उसकी जल धारण क्षमता और ये सब, कणों को दानेदार संरचना लाना जिससे मृदा हल्की भुरभुरी हो जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। वायु संचार में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन कम हो जाएगी। मृदा अपरदन कम होगा जैवाश्म खाद से, है ना। मृदा ताप में कमी आ जाएगी। जड़ों का विकास अच्छा होगा। जल का निकास अच्छा होगा। ये इसके क्या है? जीवाश्म खाद डालने पर भौतिक अवस्थाएं। अब रासायनिक बढ़ेंगे। पीएच कम हो जाती है। ह्यूमस, हार्मोन व एंजाइम की क्रिया सुधर जाती है। पीएच क्या होती है? कम हो जाती है। हार्मोन एंजाइम की क्रिया सुधर जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में विषैला प्रभाव घट जाता है। धन्यान विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये थे रासायनिक। अब जैविक, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिसके कारण मृदा में होने वाली क्रिया बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी तो उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जीवाश्म खाद का वर्गीकरण। पहली, स्थूल कार्बनिक खाद, ऐसी खाद जिसमें कार्बन पदार्थ की मात्रा ज़्यादा तथा पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है, उसे स्थूल जैविक खाद कहते हैं। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, चिड़ियों की बीट, मानव विष्टा। अब है सांद्रित खाद, जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, उसे सांद्रित खाद कहते हैं। उदाहरण खलियाँ, हड्डियों का चूर्ण और रक्त। जीवाश्म खाद बनाने की विधियाँ, जीवाश्म खाद की बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। पहली, गोबर की खाद, गोबर की खाद की विधि पढ़ेंगे बनाने के। गोबर की खाद का प्रयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। गोबर का खाद निम्न से मिलती है। घर के पालतू गुब्बारे, ऊँट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बिछौना आदि से मिलती है। गोबर खाद का संगठन, गोबर खाद का संगठन, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होती है? गोबर खाद का मुख्य 3 घटक होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावना। सबसे पहले गोबर देखेंगे। गोबर में ठोस पदार्थ तथा अपचित अघुलनशील भाग होता है। गोबर में ठोस पदार्थ तथा अपचित घुलनशील भाग होता है। इसमें नाइट्रोजन 0.3 से 0.7 होता है, फास्फोरस 0.25 होता है और के होता है 0.3 से 0.5%। और इसमें क्या होता है? गुण व सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। गुण व सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये गुण और सूक्ष्म पोषक तत्व आपकी केमिस्ट्री में दे रखा है। पोषक तत्व वालों में से मूत्र, अब सेकंड, पहले गोबर पढ़ लिया, अब मूत्र। इसमें अधिकतम मात्रा में यूरिया की होती है, यूरिया की मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? अधिकतम मात्रा यूरिया की होती है मूत्र में। इसमें नाइट्रोजन 0.4 से 1.35% होता है। वह 0.05 से 0.010 ये फास्फोरस होता है। फिर पोटेशियम होता है 0.5 से 2%। बिछावना, सूखी घास छोटे पशुओं के नीचे बिछाने के लिए काम में ली जाती है, उसे बिछावना कहते हैं। मतलब सूखी घास जो छोटे पशुओं के नीचे बिछा देते हैं ना, उसे बिछावना कहते हैं। उसमें मूत्र वगैरह हो जाता है तो वो भी खाद में डाल देते हैं, तो उससे गोबर की खाद तैयार हो जाती है। अब गोबर में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, लोहा, तांबा आदि। गोबर में मुख्यतः NPK पाया जाता है। गोबर की प्रकृति पशुओं की आयु, जाति व खान पान पर निर्भर करती है। गोबर की खाद किस पे निर्भर करती है? उसकी आयु पर, है ना, उसकी जाति, उसके खान पान। अच्छा खान पीन कर रहा है तो अच्छा उसका खाद मिलेगा उससे। गोबर खाद तैयार करने की विधियाँ, पहली है, अब ये गोबर खाद तैयार करने की विधियाँ पढ़ेंगे। पहली, वर्तमान प्रचलित विधि। हमारे देश में गोबर को 2 तरीके से काम में लेते हैं। पहले खाद के रूप में, दूसरा ईंधन के रूप में। फिर दूसरी है संशोधित गड्ढा विधि। इसमें 1.10 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा 1 वर्ष के लिए गड्ढा किया जाता है। ये गड्ढे की साइज़ याद रखना।
कितना लेते हैं, गहरा 1.10 मीटर, 2 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा 1 वर्ष के लिए गड्ढा किया जाता है तथा गोबर को डाला जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है तथा इसको छायादार भागों में किया जाता है। यह कुछ ऊंचाई पर की जाती है ताकि पानी ना भर सके। कुछ ऊंचाई पर करेंगे तो ताकि पानी ना भर सके, खाद अच्छे से तैयार हो। अब है दूसरी टेंच विधि। गोबर खाद बनाने की दूसरी क्या है, तीसरी टेंच विधि। इस विधि में 6 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी खाई खोदी जाती है तथा इस विधि में बिछावना, मल मूत्र आदि डालते हैं तथा 1 वर्ष तक रखते हैं तथा बाद में इसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं। टेंच विधि कितने 1 वर्ष तक रखेंगे, फिर उसको खाद के रूप में उपयोग कर लेंगे। सड़ी हुई गोबर की पहचान। सड़ी हुई गोबर की पहचान क्या होती है, इसमें बदबू नहीं आती है, वह बुरबुरी होती है, हल्का भूरा रंग होता है। ये सड़ी हुई गोबर की पहचान होती है। अब है कंपोस्ट। कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया द्वारा बनती है जो वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा इस प्रकार से बने कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। इसको निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, फार्म के अवशेष। पहला है फार्म के अवशेष द्वारा। इसमें खरपतवार, फसलों के अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, पेड़ पौधे, पत्तियां आदि का उपयोग करके बनाया जाता है। फार्म ये तो हो गया इसमें। फिर शहर व कस्बों के अवशेष। इसमें शहर का मलमूत्र, कूड़ा करकट, अन्य कार्बनिक कचरे को तैयार करके की जाती है। कंपोस्ट निम्न विधियों द्वारा बनाई जाती है। पहली है इंदौर विधि। इंदौर विधि 1924 से 1931 में विकसित हुई। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में हॉर्ड वार्ड व यशवंत डी वार्ड द्वारा तैयार किया गया। इसको विकसित कहाँ हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में हॉर्ड व यशवंत डी वार्ड द्वारा तैयार की गई है। इस विधि में पशुओं के गोबर, फसलों व पशुओं के अवशेष को लिया जाता है। इस विधि को वायवीय तौर पर 4 महीने में तैयार किया जाता है। इस विधि को वायवीय तौर पर 4 महीने में तैयार किया जाता है। इस विधि में प्रकार, मतलब क्या आकार खोदेंगे गड्ढे का। गड्ढे का आकार लंबाई तो 10 फीट, चौड़ाई 6 से 8 फीट, गहराई 2 से 3 फीट। अब इसमें सामग्री क्या क्या लेता है, फसलों व पशुओं के अवशेष, गन्ने की पत्तियां, लकड़ी की राख, धान की चूरी, पशुओं के गोबर का बिछावना, पशुओं के मल मूत्र, गीली मिट्टी, ये सब इसमें सामग्री देते हैं। लकड़ी की राख कंपोस्ट। लकड़ी की राख कंपोस्ट में अम्लता को कम करती है, वह पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाती है। ये पूछा जा सकता है, लकड़ी की राख कंपोस्ट में क्या करती है, अम्लता को तो कम कर देती है और पोटाश की मात्रा को बढ़ा देती है। अब इंदौर विधि में गड्ढे को भरना। गड्ढे कैसे भरेंगे, गड्ढे भरने की विधि। गड्ढे को परतों में भरा जाता है। पहली परत पशु व का कचरा तथा इसके बाद लकड़ी की राख उपलब्ध हो तो ऊपर से फैला दो। इसके ऊपर 2 इंच मोटी गोबर की परत लगा दो। तत्पश्चात हल्की मिट्टी फैला दो। गड्ढे को तब तक भरो तब तक कि पूरी सामग्री नहीं आ जाती तथा इस विधि में 6 से 7 दिन के अंदर की जाती है। इस विधि को 6 से 7 दिन के अंदर किया जाता है। इसमें पानी का छिड़काव सुबह शाम किया जाता है तथा हर हफ्ते से खाद उल्टी पलटी करते रहे। पलटी करते समय पानी का छिड़काव रखें। कंपोस्ट को पलटना, मतलब कि कंपोस्ट ये जो बना रहे हैं इंदौर विधि, इसकी पलटी क्यों करते हैं, जीवाणु के विघटन के लिए आवश्यक होता है ताकि वायु तथा नमी सभी परतों में समान मिल सके। अब दूसरी, पहली गोबर खाद पड़ी थी, फिर ये कंपोस्ट वाली पड़ी थी। अब कंपोस्ट की दूसरी विधि, ठीक है, बेंगलोर विधि। इस विधि का विकास किसने किया, CN आचार्य ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में किया। ये अवायवीय विधि है। यह विधि शहरी क्षेत्रों में खाद बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे पूछे, शहरी क्षेत्रों में खाद बनाने के लिए कौन सी विधि की जाती है, बेंगलोर। इस विधि का मुख्य विशेषता है कि परतों की पलटी नहीं की जा सकती। इंदौर विधि में परतों की पलटी कर रहे थे ना, इसमें नहीं की जा सकती। यह विधि सबसे पहले खाई में तैयार किया गया। इसमें मानव विष्ठा को 2 मोटी परत ली जाती है। मानव विष्ठा की थी 2 मोटी परत। इस विधि में इंदौर विधि से ज़्यादा खाद प्राप्त की जाती है। तीसरी है नाडेप विधि। यह विधि महाराष्ट्र के कृषक द्वारा विकसित की गई। इसमें निम्न सामग्री लेते हैं, फार्म अपस्टेट, कपास व रेड के डंठल, गन्ने की पत्तियां, पशुओं का गोबर, सूखी छनी मृदा और पानी, ठीक है। अब है नाडेप कंपोस्ट टैंक। क्या टैंक लेते हैं, इसमें टैंक बनाते हैं नाडेप वाले में। इसमें ईंट व पत्थर से ज़मीन के ऊपर होदी बनाई जाती है।
हौदी का आकार आयताकार होता है, लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट, ऊंचाई 9 फीट। आप ये सब की लंबाई चौड़ाई अच्छे से याद करना। 9 इंच मोटी दीवार होनी चाहिए, ऊपर से सीमेंट से जोड़ देते हैं तथा 7 इंच चौड़ी छिद्र छोड़ देते हैं ताकि वायु का निकास हो सके। 7 इंच चौड़ा मोटा छिद्र छोड़ देते हैं ताकि वायु का निकास होगा तो उसमें जीवाणु उसकी खाद जो बनेगी वो अच्छी बन सके। टैंक भरने की विधि। सर्वप्रथम दीवार तथा नीचे की ओर गोबर का लेप किया जाता है। गोबर का लेप किया जाता है दीवारों पे। अभी एक नोट है, टैंक भराई 48 घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए। जो नाडेव की विधि है उसकी भराई कितने अंतर्गत हो जाती है? 48। कंपोस्ट बनाने के बाद तो कंपोस्ट बनाने के बाधा आती है, नहीं तो क्या होता है कंपोस्ट बनाने में बाधा आती है अगर 48 घंटे में ये विधि नहीं होगी तो। प्रथम परत 9 इंच की परत वनस्पतिक अवशेष से भरते हैं, यह करीब 100 kg होता है। प्रथम परत में ये होता है 9 इंच की और वनस्पतिक अवशेष भरते हैं 100 kg। दूसरी परत 5 kg गोबर को 130 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। तीसरी परत 55 किलो सूखी मिट्टी का भुरकाव करते हैं। इसके पश्चात पानी का छिड़काव करना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि टैंक भर नहीं जाता। इससे करीब 3 टन कंपोस्ट प्राप्त होती है। नाड़े विधि से कितनी कंपोस्ट प्राप्त होती है? 3 टन। प्रयोग कैसे करेंगे? नाड़े विधि में जो कंपोस्ट बनेगी, फसलों में तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। इसका उपयोग बुआई से पहले किया जाता है तथा बाद में हल चला देते हैं। ठीक है, अभी ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा बनाई जाती है। अभी आपको केमिस्ट्री में जो चैप्टर है उसमें आ जाएगी हरी खाद। हरी खाद दलहनी व दलहनी फसलों को जब हरी अवस्था में मृदा में जीवाश्म के तौर पर काम में लेना हरी खाद कहलाता है। इस विधि में गुण तथा उदाहरण ये सब आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे नोट्स। जैविक उर्वरक भी मिल जाएगा। अब है एक जैविक उर्वरक भी आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर है उसमें हो जाएगा। मिश्रित उर्वरक वह जैविक उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरकारक, पादप वृद्धि सहायक, जीवाणु व दलहनी तिलहनी आदि सभी प्रकार फसलों से उपयुक्त होते हैं मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक के प्रकार। तरल जैव उर्वरक, यह तरलीय पदार्थ के रूप में होता है। यह बायोफिल्टर तरह पदार्थ होता है जिनका उपयोग निम्न होता है: बीजों को उपचार करके, जड़ों पौधों को उपचार करके, मिट्टी में उपचार में, बूंद बूंद सिंचाई में। और ये जो आपको ये आपका हो गया ख़त्म जैव उर्वरक। ये और वर्मी कंपोस्ट ये सब आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा।